तो आज भी पुस्तक ही पढ़ाई होगी। पुस्तक में हम कोई तीव्र गति से नहीं, मंद गति से ही चल रहे हैं ताकि समझने बूझने में आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो। आइए आज मैं आपको पाठ 8 से अवगत कराता हूँ। वैसे इसकी तो पढ़ाई हो ही चुकी थी पूर्व में, लेकिन पुनः यह दोहराई जा रही है। उसमें नहीं लगता है। तो आज का जो यह विषय होगा मेरा, चैप्टर 8, क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार। आप जानते ही हैं कि हमारे पूरे भारत को अलग राज्य और केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। तो ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये केंद्र शासित राज्य के श्रेणी में आ जाता है। ये चलिए आज अंडमान निकोबार का सैर करते हैं। घर बैठे ही अंडमान निकोबार के भौतिक परिवेश और प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेते हैं। तो आइए, जैसा कि हमें मालूम ही है कि हमें बड़े ही कष्ट के बाद, बड़े ही दुख और परेशानियां उठाने के बाद हमें आज़ादी मिली, अंग्रेजों से मुक्ति मिली। यद्यपि आज़ादी पाने का मार्ग बड़ा ही कठिन था, लेकिन हमारे आज़ादी के दीवाने, भारत माता के सपूत, अंग्रेज़ों से जो लोहा लिया, तो पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेलुलर जेल में उन्हें रखा गया, जिस जेल का जो परिवेश था, जिस जेल का जो इर्द गिर्द का वातावरण था, वह नर्क से भी अधिक भयानक था। बावजूद इसके हमारे पूर्वजों ने नर्क का जीवन जीकर, अंग्रेजों की यातनाएं सहकर और हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन आज आज़ादी के बाद वही पोर्ट ब्लेयर जो कभी नरकों का परिवेश हुआ करता था, आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने उस पर ध्यान दिया और आज के डेट में मानिए वह स्वर्ग के जैसा सुंदर हो गया। सैलानियों के लिए वो सैरगाह बन गया। तो इस पाठ में हम उस द्वीप समूह के बारे में ही जानेंगे। काला पानी का नाम आपने सुना होगा। हम लोग भी जब बच्चे थे तो कोई काला पानी कहता था, तो हम लोगों को यही लगता था कि पानी ही जहाँ का काला हो
अर्थात नाली मोरी का जो पानी होता है वही काला पानी, लेकिन नहीं, काला पानी का क्षेत्र यही अंडमान निकोबार था। समझे? यहाँ की आबो हवा इतनी रद्दी थी, इतना खराब था कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आते थे तो इस परिवेश में टॉलरेट नहीं कर पाते थे। वहाँ का पानी सेट नहीं करता था, लोगों को बीमार पड़ जाते, पेट की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती, कमज़ोर हो जाते, मन प्रसन्न नहीं होता। अब बतलाइए कि बिना किसी सज़ा के, सिर्फ एक सज़ा अंग्रेज देता था कि क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दे देता था, अर्थात अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में भेज देता था। कुछ नहीं करता था उसके साथ, लेकिन फिर भी उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती थी, वहाँ का वातावरण के कारण, वहाँ का गंदा पानी के कारण, वहाँ के वायुमंडल के कारण लोग अस्वस्थ रहा करते थे। तो उस काला पानी का भयंकर चित्र आज हमारे आँखों के सामने उभर रहा। आज़ादी से पूर्व आजन्म कारावास का दंड पाने वाले क्रांतिकारियों को इन द्वीपों में रखा जाता था। उन्हें यहाँ भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती थी। भारत माता की न जाने कितने ही सपूत यहाँ आकर अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिए, प्राण को विसर्जित कर दिए। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ये द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सैलानियों के आकर्षक केंद्र बन गया है। बड़ी तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। आज देखिए, राजस्थान की ये स्थिति थी। थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ये सब रेगिस्तान है। तो जहाँ वर्षा नहीं होती है ना, वहाँ रेगिस्तान स्वतः बन जाता है। मिट्टी जो है धूप गर्मी के कारण बालू के तरह हल्की हो जाती है और तेज़ आंधी या तूफान आने पर एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह उड़कर चली जाती है। जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी। ये स्थिति थी आज़ादी से पूर्व राजस्थान की। लोग पानी के लिए तरसते थे, खरीद करके और दूर दराज से पानी ला करके पिया करते थे प्राण रक्षा के लिए। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी सरकार, उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने कहा कि कब तक इस तरह यहाँ के लोग जीवन बसर करेंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्हीं के प्रयास से राजस्थान से होकर के एक नहर गुजरी, जिसका कांटेक्ट नदी से करा दिया गया और उस नहर में सदैव पानी रहा करता था। आज भी उस नहर में पानी है। अब कहोगे कि जहाँ बालू ही बालू है वहाँ नहर का पानी नीचे ज़मीन में अब्जॉर्ब भी तो हो सकता है। तो नहीं, बहुत ही वैज्ञानिक ट्रिक से
राजस्थान में नहर की व्यवस्था की गई। नहर जैसे खोदा जाता है उसी तरह नहर खुदा गया और मोटे प्लास्टिक का सीट उसके पेटी में, नहर की पेटी से लेकर के और उसके किनारे तक डाल दिया गया। कम से कम पानी जो छोड़ा जाएगा वो तो प्लास्टिक पर ही रहेगा, मिट्टी से उसका संसर्ग नहीं होगा। और यह कार्यक्रम सरकार का सफल रहा। पूरे राजस्थान में पानी फैल गया, नहर का पानी। जब पानी का साधन हो गया तो किसान खेती करने के लिए उत्सुक हुए। सिंचाई उसी नहर से हो जाया करता था। आज ये स्थिति है जो सभी राज्यों से हरा भरा राज्य है राजस्थान। बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वहाँ हरियाली चारों ओर से फैली हुई है और जहाँ वृक्ष होते हैं वर्षा तो होती ही है। वृक्ष क्लाइमेट को बनाता है और वर्षा भी वहाँ अब होती है, खूब होती है वर्षा। इसलिए राजस्थान में रहने वाले लोगों का जीवन अब खुशियों से बीत रहा है, आनंद से बीत रहा है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज़ों के ज़माने में पोर्ट ब्लेयर मानो एक प्रकार का नर्क था। काला पानी की सजाई के लिए कैदियों को यहीं भेजा जाता था। बहुत से तो कैदी यहाँ के आबो हवा में टॉलरेट नहीं कर पाने के कारण मर भी जाते थे। कहते हैं बहुत समय पूर्व तमिलनाडु के राजा राजन चोल ने इन द्वीपों को जीतकर दक्षिण पूर्व एशिया की राजनैतिक सीमा में मिला दिया था। उस समय यहाँ रहने वाले आदिवासी छापा मारकर जहाज़ों को लूट लिया करते थे। लुटेरा लोग था वहाँ का आदिवासी जो जंगल में रहा करता है, बिरान प्रदेश में रहा करता है। वो समुद्र से आने वाले जहाज़ों पर आक्रमण करके उसको लूट लिया करता था। तंजौर के एक शिलालेख में यहाँ के आदिवासियों को नरभक्षी बताया गया है। वहाँ का आदिवासी मनुष्य को ही अपना भक्षण कर लेता था। आज भी ऐसा प्रदेश है नागालैंड, जो जहाँ के जंगलों में, घनघोर जंगलों में आदिवासियों का बोलबाला है। वहाँ उस रास्ते से अगर कोई भी मनुष्य अकेला पकड़ा गया तो समझिए कि उसको मार करके उसका मांस आदिवासी खा जाते हैं। इन द्वीपों का नाम थिम्मैयुथुपु अर्थात शत्रु द्वीप रख दिया गया था। किसी समय ये द्वीप मलय देश के समुद्री डाकुओं का अड्डा भी थे। वे डाकू यहाँ के निवासियों को दास बनाकर दूर दूर के देशों में बेचा करते थे। बहुत पहले मलय देश के समुद्री डाकुओं का इसी क्षेत्र में क्या था, अड्डा था। इसी द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में उसका अड्डा था। मलय देश के
समुद्री डाकुओं का। और वे डाकू यहाँ के निवासियों को पकड़ पकड़ के मानो अपहरण करके दूर दूर के देशों में बेच दिया करता था। उस समय आदमी की जनसंख्या बहुत कम थी, लोगों को आदमी का कमी महसूस होता था। वो चाहता था कि कहीं से अगर आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उसे रख लूँगा, खरीद लूँगा। नहीं तो पहले दासों का व्यापार हुआ करता था, तो वही डाकू सब जो है सो उस क्षेत्र के लोगों को अपना दास बनाकर रखता था और दूर दूर के देशों में उसी दास को बेच दिया करता था, उससे पैसे कमाता था। फिर अनेक शताब्दियाँ बीत गई। इन द्वीपों की कहानी अंधकार के गर्त में छिपी रही। सन 1789 में आर्कीवाल्ड ब्लेयर नामक एक अंग्रेज ने इन्हें फिर से खोज निकाला। इसी खोजी के नाम पर प्रमुख बंदरगाह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। तब भी इन द्वीपों को बसाने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। ये द्वीप मानो जो शक्तिशाली लोग थे, डाकुओं का अड्डा हो गया था। जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे उस द्वीप समूह पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला लेते थे, लेकिन उस द्वीप का विकास किसी ने नहीं किया। किसी के दिमाग में उस द्वीप के विकास की सोच नहीं आई। अंग्रेज ने स्वतंत्रता के मतवालों को आजीवन कारावास का दंड देकर यहाँ भेजने का निर्णय लिया। कहा कि जो ज़्यादा क्रांतिकारी होगा, जो ज़्यादा अंग्रेज़ों को तंग तवाह करेगा, उसे पकड़कर पोर्ट ब्लेयर में काले पानी की सज़ा के लिए, आजीवन सज़ा के लिए उसे भेज दिया जाए। और वैसा ही होता था। अंग्रेज इन्हें सबक सिखाना चाहते थे। सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम के 200 कैदी यहाँ पर लाए गए थे। इन बंदियों का मुख्य काम जंगल साफ करना था। बंदियों से काम लेता था। बड़े बड़े घने घने जंगल हुआ करते थे। उसको कहता था कैदियों को कि इसको साफ करो। अधिकांश कैदी तो यहाँ के जलवायु से पीड़ित होकर चल बसे, लेकिन कैदियों का यहाँ आना नहीं रुका और 1942 तक यह क्रम चलता रहा। स्वतंत्रता के पुजारियों को अंग्रेज आजीवन कारावास देकर इसी काले पानी की सज़ा के में अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था।
काफ़ी दिनों तक केवल देशभक्त कैदी ही यहाँ आते रहे, लेकिन दूसरे भयानक कैदियों को भी यहाँ रखा जाने लगा। समय समय पर इन बंदियों को जेल से मुक्त कर दिया जाता था और उन्हें वहीं अपना घर बसाने की सुविधा दी जाती थी। अब ज़्यादा दिन हो गया आजीवन कारावास का जीवन काटने के बाद उसे जब मुक्ति मिलती थी तो देखो कैसा क्रूर था अंग्रेज। सज़ा के बावजूद भी, सज़ा काटने के बावजूद भी जब उसे मुक्ति मिलती थी तो उसे अपने घर लौटने का प्रावधान नहीं था। उसे कहा जाता था कि तुम यहीं अपना घर बनाओ और वहाँ ज़मीन दिया जाता था, खेती बाड़ी करने की सुविधा दी जाती थी, व्यापार करने की सुविधा दी जाती थी। और इस प्रकार इस द्वीप में नए समाज की उत्पत्ति हुई। अब जितने भी कैदी सज़ा याफ्ता थे, सज़ा पाने के बाद जो उन्हें मुक्ति मिलती थी तो वहीं उनको घर बनवाना पड़ता था। इसके लिए सरकार ज़मीन वगैरह देती थी, खेती बाड़ी करने के लिए भी देती थी। सरकार की मंशा थी कि यहाँ समाज का निर्माण किया जाए, जिसके कारण समाज का निर्माण भी हुआ, समाज का उदय भी हुआ। दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ? दूसरा, पहला तो हुआ 14 से शुरू हुआ और 18 तक चला। दूसरा 49 से शुरू हुआ, 39 से शुरू हुआ और 45 तक चला। तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ शायद 1949 से, नहीं, पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 और दूसरा विश्व युद्ध हम थोड़ा इसमें सस्पिशन में है कब हुआ था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जापानियों ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। मेरे ख्याल से दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ था। लगभग 3.5 साल तक ये द्वीप उन्हीं के अधिकार में रहे। तो जापानी इस पर अधिकार कर लिया और ये द्वीप जापानियों के अधिकार में आ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी समय वहाँ आए थे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनकी स्मृति में यहाँ के एवर्डीन बाज़ार में नेताजी मैदान और नेताजी क्लब बना हुआ है। इस युग में यहाँ के निवासियों को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। भोजन, वस्त्र आदि की कमी के कारण लोग टेपियोका
शकरकंद और जंगली जड़ों को खाकर, टाट आदि पहनकर गुजारा करते थे। ये स्थिति थी वहाँ की अंडमान और निकोबार की। द्वितीय विश्व युद्ध में उसी दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सो जापान उस पर आक्रमण कर लिया था, लेकिन वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं स्थगित की जाती है। कल पुनः शेष बचे हुए भाग को आगे की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।